Welcome to MediJE classes. This is fifth lecture of current electricity class 12 physics. Okay. Now इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल से. ठीक है. प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस किया था और उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस के हमें कॉम्बिनेशन का क्यों रिक्वायरमेंट पड़ता है. नाउ इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम इंटरनल रेजिस्टेंस से. ओके. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल. Internal resistance of cell. Okay, so what is internal resistance? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर में देखा कि कंडक्टर जो करंट को अपोज करता है दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. बट सेल भी, जो सेल के इनसाइड में जो मटेरियल होता है वो भी रेजिस्टेंस ऑफर्ड करता है. सेल में बेसिकली होता क्या है? इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड. ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है. बाकी कनेक्टिंग वायर तो बाहर से कनेक्टेड होता है. तो सेल में मेन पोर्शन होता है इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड. तो सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस का मेन कारण होता है दैट इज द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड. सो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस. The resistance offered by electrode and electrolyte of cell is known as internal resistance. ओके. नाउ इसको जो हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं यानी जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है उसको जनरली हम कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं, जबकि सेल रेजिस्टेंस को हमेशा ही स्मॉल आर से इंडिकेट किया जाता है. सो इट इज डिनोटेड बाय सिंबल ऑफ स्मॉल आर. ठीक है. इसको डिनोट कैसे करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये सेल है तो सेल का कुछ ना कुछ अपना एक ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और आप डायरेक्टली इसके साथ में आर इंडिकेट कर सकते हैं. इसे ये सो होगा कि एप्सिलॉन या ईएमएफ है और आर इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है. या कभी कभी अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग आप इसको ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, यानी जो आपका सेल है उसके निगेटिव टर्मिनल के जस्ट पीछे में रेजिस्टेंस कर दीजिए एंड स्मॉल आर डाल दीजिए. अगर कैपिटल आर डालेंगे तो इससे ये होता है कि वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो अपने को इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए स्मॉल आर सिंबल का यूज करते हैं. तो आप आइदर सर्किट में ये भी यूज कर सकते हो जो शो करता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस है, और सर्किट में आप ये भी शो कर सकते हो जिससे क्लियर होता है कि नहीं इसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है. यही चीज जो आइडियल सेल होता है उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 होता है, यानी हम ये मान के चलते हैं कि ऐसे सेल में कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है. ठीक है. तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को इंडिकेट करने का तरीका है. नाउ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे इलेक्ट्रोड का नेचर, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर है. ठीक है. कंसंट्रेशन है, दो इलेक्ट्रोड के बीच में सेपरेशन क्या है, ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. तो हम स्टडी करते हैं कि हाउ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स. सो फैक्टर्स affecting the internal रेजिस्टेंस ऑफ सेल. ठीक है. पहला लेते हैं आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. डिफरेंट सेल में डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट का हम यूज करते हैं. कुछ जितना ज्यादा आयनिक होगा, यानी इलेक्ट्रोलाइट में जितना नंबर ऑफ आयंस होंगे उतना ज्यादा करंट का अमाउंट बढ़ेगा, और करंट का अमाउंट बढ़ेगा इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू घटेगा. यानी नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक यही मीनिंग है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसमें अमाउंट ऑफ आयन कितना है, अमाउंट ऑफ आयन ज्यादा होगा, करंट ज्यादा, इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कम.
अनदर वन इज कि सेल में 2 इलेक्ट्रोड होता है, 2 इलेक्ट्रोड के बीच में सेपरेशन क्या है? अगर 2 इलेक्ट्रोड के बीच में सेपरेशन ज्यादा होगा तो करंट को एक एंड से एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाने में ज्यादा रेजिस्टेंस को झेलना पड़ेगा। यानी 2 सेल के बीच अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो सॉरी 2 सेल का रेजिस्टेंस 2 सेल के बीच का अगर सेपरेशन आप बढ़ा दो 2 इलेक्ट्रोड के बीच में, एक कैथोड एक एनोड के बीच में जो सेपरेशन है अगर आप वो इंक्रीज कर दोगे तो इन दैट कंडीशन इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाता है। सो सेकेंड वन इज सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स के सेपरेशन पे भी डिपेंड करता है। उसके अलावे इलेक्ट्रोड के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। देखिए इलेक्ट्रोड का एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, जैसे ये है और ये है, एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो इससे क्या है ज्यादा अमाउंट में चार्ज इस पे स्टोर हो सकता है। ठीक है, ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर होगा, इसका मतलब है कि करंट का अमाउंट जो है वो फास्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू घट जाएगा। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। सो थर्ड वन इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। यानी बात कीजिए कि एरिया क्रॉस सेक्शन का, तो एरिया का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, ठीक है, आपका इलेक्ट्रोड के एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस का वैल्यू उतना कम, यानी ये इनवर्सली वेरी करता है। इट वेरीज इनवर्सली, इट सेपरेशन बिटवीन, अगर सेपरेशन बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये डायरेक्टली होता है, ये इनवर्सली होता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में दिखाई आयंस पे डिपेंड करता है, इसलिए डायरेक्टली या इनवर्सली कौन सा रिलेशन कर। ठीक है, उसके अलावा टेम्परेचर, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंडक्टेंस में डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंडक्टेंस या मेटालिक कंडक्टेंस किसको बोलते हैं? जो सॉलिड मटेरियल में होता है, जो कंडक्टर्स में होते हैं, उसको जनरली हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंडक्टेंस या इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। इन कंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, बताया भी था प्रीवियस में कि टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ आयंस का कॉलिजन बढ़ जाता है सॉलिड में, तो वो क्या होता है, एक फिक्स पाथ पे मूव नहीं कर पाता है। जबकि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट जनरली लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसके आयंस इजिली मूव कर सकता है, और इजिली मूव करेगा तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके आयंस और एनर्जी के साथ मूव करेगा, यानी वो एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर सकता है। दैट्स वाई इलेक्ट्रोलाइट के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस का वैल्यू घटता है, बिकॉज द मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीजेस, और आयंस के मोबिलिटी बढ़ेगा तो अब इससे बात है करंट का अमाउंट बढ़ जाएगा, करंट का अमाउंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का अमाउंट घट जाएगा। सो टेम्परेचर फूड, जो नेक्स्ट फैक्टर हो गया इसका वो है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर, और टेम्परेचर में क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू घटेगा। एंड लास्ट वन इज ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन हो गया। कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो आयंस ज्यादा होगा, और आयंस ज्यादा होगा तो करंट कंडक्ट करना, मतलब करंट उतना अच्छे से कंडक्ट होगा, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। सो ये इंटरनल रेजिस्टेंस मेनली 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम डिराइव करेंगे। अब फर्दर नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ने से पहले एक देख लेते हैं कि कई बारी वोल्टेज एंड ईएमएफ ऑफ सेल में बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि फिर वोल्टेज क्या है और ईएमएफ क्या है, अगर ईएमएफ वोल्टेज के बराबर होता है कि नहीं आता है। तो पहले हम इसका डिफरेंस पढ़ेंगे और उसके बाद में हम उसके रिलेशन भी एस्टैब्लिश करेंगे कि किसी भी सेल का ईएमएफ और उस सर्किट में वोल्टेज, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं छोटा सा पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि ईएमएफ सेल और वोल्टेज में क्या डिफरेंस होता है। ओके, सो नाउ द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ, that is electromotive force,
ओके, एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम कभी कभी वोल्टेज भी बोलते हैं। ओके, सो देखिए डिफरेंस ईएमएफ एंड वोल्टेज। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, ये हो गया आपका ईएमएफ। एंड अनदर वन इज पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वोल्टेज भी बोलते हैं इसको। जब कोई सेल किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड नहीं होता है तो सेल के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उसका ईएमएफ कहलाता है। ठीक है, जैसे आप मार्केट से 5 वोल्ट का बैटरी परचेज करके लाते हो तो उस टाइम पे वो किसी से कनेक्टेड नहीं रहता है, तो उस टाइम पे जो 5 वोल्ट है वो एक्चुअली में उसका ईएमएफ है। लेकिन जब उसी सेल को किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं या पॉजिटिव से निगेटिव वायर कनेक्ट कर दीजिए तो अब सर्किट के हर एक पॉइंट पे आप जो निकालते हैं वो पोटेंशियल और वोल्टेज कहलाता है। यानी जब तक सर्किट से कनेक्टेड नहीं होता है सेल के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम ईएमएफ ऑफ द सेल बोलते हैं। एंड जब वो किसी एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं तो सर्किट के हर एक पॉइंट पे जो होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल। अपने घर में ईएमएफ नहीं आता है, पोटेंशियल आता है। घर में सप्लाई पोटेंशियल का है, वोल्टेज का है। ठीक है, सेल का जब कंसेप्ट आता है तो ही उसका ईएमएफ काउंट किया जाता है। दैट्स वाई जो ईएमएफ का वैल्यू है वो हमेशा ही पोटेंशियल से बड़ा होता है, बिकॉज वोल्टेज लाने के लिए आपको पॉजिटिव से निगेटिव कनेक्ट करना पड़ेगा और पॉजिटिव से निगेटिव कनेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली बात है वो डिस्चार्ज होगा, तो आपको हमेशा ईएमएफ से पोटेंशियल का वैल्यू कम ही मिलेगा। ठीक है, सो the potential possessed by cell or battery when it is not connected to external circuit। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम ईएमएफ, नोन एज ईएमएफ ऑफ सेल। और जैसे ही हम बैटरी को किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो सर्किट में अब जो है वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, सो द पोटेंशियल across any point in circuit when cell is connected to circuit is known as voltage और potential जो ईएमएफ का वैल्यू हमेशा ही बड़ा होता है। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ द सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन वोल्टेज। और सिर्फ आइडियल सेल के केस में वोल्टेज और ईएमएफ सेम हो जाता है, सिर्फ आइडियल केस में। अदरवाइज हमेशा ही और जो आपका ईएमएफ है वो बड़ा होता है। ओके, एंड सेकेंडरी इज ऑब्वियसली बात है इट इज लेस देन ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ को जैसे वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर एक्सटर्नल सर्किट में कहीं भी चीजों को मेजर कर सकता है। ठीक है, वैसे ही बैटरी के ईएमएफ को यानी सेल के ईएमएफ को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको हम पोटेंशियोमीटर बोलते हैं, जो कि इसी चैप्टर्स के नेक्स्ट में आपका आएगा। ओके, सो
पोटेंशियोमीटर is used to measure the EMF of cell, जबकि इसको मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर is used to measure पोटेंशियल डिफरेंस और जो बोला वोल्टेज। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस होता है आपके ईएमएफ ऑफ सेल एंड वोल्टेज, सॉरी ईएमएफ ऑफ सेल एंड वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नाउ हम देखते हैं कि पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ सेल में बेसिक रिलेशन है क्या, जिससे और क्लियर हो जाएगा कि वैल्यू कौन सा बड़ा है कौन सा वैल्यू छोटा है। सो वी डिराइव द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड ईएमएफ ऑफ सेल। ओके, so this is the basic difference between these two, क्योंकि ये कॉमन टर्म्स हैं तो कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा होता है। ओके, सो नाउ रिलेशन बिटवीन ईएमएफ ऑफ सेल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड potential difference, that is V। EMF आपने बोला है, इसका मतलब सेल तो लगाना ही पड़ेगा, बैटरी का यूज या सेल का यूज करना ही पड़ेगा। तो एज्यूम कर लीजिए कि ये सेल है जिसका मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से दिखाया और ये सेल एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्टेड होता है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा दिखाता है ऐसा दिखाते हैं, आप चाहो तो इसको बिल्कुल ऐसा दिखा सकते हैं, बट कई जगह पे ये जो होता है ये आपको ऐसा घेरा हुआ मिलेगा, जिससे ये पता लगता है कि ये रेजिस्टेंस इस सेल का पार्ट है। अगर नहीं लिखना है तो डायरेक्टली एप्सिलॉन r लिख दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ बाहर निकाल दिया तो लिख देता हूँ स्मॉल r। तो अब इसी बात है, ये सेल जो है कुछ ना कुछ करंट पास आउट करेगा। ओके, नाउ सेल और पोटेंशियल रिलेशन देखिए, तो इसमें इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सर्किट। सो आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा वो जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये दोनों के दोनों सीरीज में है। आप देखो ध्यान से, एक के बाद एक है, ये दोनों सीरीज में। ठीक है, सो नाउ इस सर्किट में करंट का वैल्यू कितना होगा, सो द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, इसका वैल्यू क्या होगा, करंट का वैल्यू। तो करंट का जो वैल्यू है आपका वो हो जाएगा I इक्वल टू, अब यहाँ पे EMF ऑफ द सेल जनरली हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं तो V वोल्टेज लेते हैं, तो यहाँ पे आपका सेल के EMF या पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस एंड टोटल रेजिस्टेंस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इक्वल टू V बाय R होता है। तो यहाँ रेजिस्टेंस कितना है अपने पास में, R प्लस कैपिटल R। तो इस सर्किट में करंट का वैल्यू हो गया EMF, जो कि ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल होता है, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज कैपिटल R प्लस स्मॉल r। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा IR प्लस इक्वल टू एप्सिलॉन। नाउ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, फ्रॉम ओम्स लॉ V का फॉर्मूला क्या होता है, IR, I कैपिटल R, I स्मॉल r नहीं लिख सकते हैं बिकॉज स्मॉल r सेल का होता है, वो सेल के इनसाइड में होता है, इसीलिए हम पोटेंशियल के फॉर्मूला में उसका यूज नहीं करते हैं। नाउ V इक्वल टू IR, ये क्या है, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप है। तो वैल्यू प्लेस कर दीजिए इस वाले में, तो V IR के बदले में V
V प्लस आई आर, ओके। नेक्स्ट V इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर, दिस इज द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड ईएमएफ। आप देख रहे हो कि वोल्टेज कैसे निकल रहा है, ईएमएफ माइनस सेल का जो ईएमएफ के सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका आपका ईएमएफ। सो जब सेल के इनसाइड में जो रेजिस्टेंस है वो भी कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप करता है, तो एक्सटर्नल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको माइनस करते हैं। अब आइडियल सेल के लिए, अगर मैं आइडियल सेल की बात करूं तो आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना माना जाता है, 0। तो अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस 0 कर दूं तो वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन का। सो आइडियल सेल के केस में वोल्टेज ऑफ द सेल एंड ईएमएफ ऑफ द सेल का मैग्नीट्यूड जो होता है वो आपका सेम होता है। नाउ ये निकल गया वोल्टेज और ईएमएफ रिलेशन। करंट और इंटरनल रेजिस्टेंस में रिलेशन क्या निकालेंगे, तो यहीं से निकल जाएगा कि रिलेशन बिटवीन आई एंड आर। तो देखिए यहां से निकल जाएगा, यहां से आई आर का वैल्यू कितना होगा, एप्सिलॉन माइनस वी। सो आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस वी अपॉन आर, दिस इज रिलेशन बिटवीन। अब इन दोनों रिलेशन का यूज हम करेंगे अभी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जैसे रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट किए थे वैसे ही सेल का भी आपका रेजिस्टेंस और सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। एंड खास करके सीरीज का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीरीज का लेंथ छोटा होता है, सीरीज का कॉम्बिनेशन छोटे में डिराइव हो जाता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन लॉन्ग में होता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि अभी हमने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल पढ़ा, ईएमएफ ऑफ द सेल पढ़ा, ठीक है, उनके वोल्टेज और ईएमएफ रिलेशन भी पढ़ लिया कि अगर सेल इन्वॉल्व हुआ तो बिना ईएमएफ को लिखे हुए यानी ईएमएफ को इग्नोर नहीं कर सकते हम। तो नाउ वी विल स्टडी ग्रुपिंग ऑफ सेल, दैट इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी होता है, मिक्स मतलब हुआ एक साथ सीरीज एक साथ पैरेलल, बट वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पार्ट है, दैट इज द मिक्स कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल एक साथ, ओके। नाउ सो दैट इज ग्रुपिंग ऑफ सेल, ओके, ग्रुपिंग ऑफ सेल। पहला हम पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो पहले हम एज्यूम करते हैं कि दो सेल लेते हैं, उसके बाद एन सेल के निकाल लेंगे। एक सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, चाहो तो इसको कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस आर एप्सिलॉन। दूसरा सेल ओके, एप्सिलॉन 1 R1 एप्सिलॉन 2 R2 पॉइंट A C B, ओके। मतलब हुआ कि जो A और C है वो किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, ओके। नाउ अपने को निकालना क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस A एंड C, और मान लीजिए ये किसी एक्सटर्नल से कनेक्टेड है, या तो सेल है या आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ओके। नाउ देखिए कैसे निकालेंगे हम, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का वैल्यू सेम होता है, इसका मतलब हुआ कि इसमें जो करंट आएगा इधर भी करंट सेम होगा, इसमें भी करंट का वैल्यू आपका सेम रहेगा। सो कंसीडर टू सेल EMF epsilon 1 and epsilon 2 having
internal resistance R1 and R2 connected in series. Okay, now A और पैरेलल में क्या डिफरेंस हो, सीरीज में क्या डिफरेंस होता है? वोल्टेज ड्रॉप. तो मान लीजिए ए बी इसके क्रॉस वोल्टेज एंड बी सी इसके क्रॉस वोल्टेज. ठीक है, मान लीजिए इसके क्रॉस वोल्टेज आपका V1 और इसके क्रॉस वोल्टेज है आपका V2. सो पोटेंशियल अक्रॉस AC का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम? पोटेंशियल अक्रॉस AB प्लस पोटेंशियल अक्रॉस BC. आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हैं हम AB एंड BC. ओके, पोटेंशियल अक्रॉस AC मतलब हुआ कि टोटल जो पोटेंशियल है दैट इज पोटेंशियल अक्रॉस AC, नेट पोटेंशियल, उसको हम V लिख देंगे. तो चलिए नेट पोटेंशियल अक्रॉस AC को हम V मानते हैं. तो पोटेंशियल अक्रॉस AB, A और B, इसमें क्या है? सेल भी है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी है और करंट भी है. तो अभी हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था वोल्टेज और EMF में वो यूज करेंगे. तो वोल्टेज और EMF का रिलेशन था VAC इक्वल टू ε1 माइनस IR1. ठीक है, अभी डिराइव किया था ऊपर. फिर VBC ε2 माइनस IR2. वोल्टेज अक्रॉस BC, वोल्टेज अक्रॉस सेल के लिए फॉर्मूला हमने डिराइव किया था इसको. नाउ V इज इक्वल टू ε1 प्लस ε2 माइनस IR1 प्लस R2. इसको मान लीजिए क्वेश्चन 1. नाउ स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया था? We know that the standard formula for V and epsilon क्या था? V is equal to epsilon minus IR. इसको मान लीजिए इक्वेशन 2. अब आप इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर कर दीजिए. सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2. तो आप देखिए क्या है? V के बदले में V, एप्सिलॉन के बदले में उन दोनों का सम, एंड I के बदले I, R के बदले में इन दोनों का सम. सो व्हाट वी गेट कि इक्विवेलेंट EMF का वैल्यू ε1 प्लस ε2 एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया आपका R1 प्लस R2, जैसे कि इसमें होता है. इसका मतलब हुआ कि अगर n सेल, अभी तो 2 सेल था, इफ n सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज, इफ n सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज, इन दैट कंडीशन नेट EMF क्या होगा? ε1 प्लस ε2 प्लस ε3 ऐसे करके डॉट डॉट एप्सिलॉन n, एंड रेजिस्टेंस भी क्या होगा? डायरेक्टली ऐड हो जाएगा. सो फॉर n सेल इन सीरीज इसका वैल्यू हो जाएगा ε1 प्लस ε2 एप्सिलॉन n, एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा R1 प्लस R2 Rn, जो नॉर्मली हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में ऑब्टेन करते हैं. Okay, so this is the series combination. Now the parallel combination of EMF of cell. देखते हैं कि अगर EMF सेल को पैरेलल कंबाइन करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है. ओके, तो इस यहां भी हुआ कि अगर आपको ये एक और चीज है कि यहाँ पे क्या था? सारा का सारा एक ही डायरेक्शन में सेल कनेक्टेड था. अगर मैं, चलो ये तो हो गया, अगर इसी सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर मैं आपको इस टाइप से लिखूं कि सेल जो है उसमें एक सेल ऐसे है और दूसरा जो सेल है वो आपका ऐसे है, तब यहां पे दोनों सेल अपोजिट है. ये ε1 ε2, ये इधर है और ये इधर है. तो इस केस में जो नेट EMF होगा उसमें से EMF1 माइनस EMF2 इफ ε1 इज ग्रेटर देन ε2, जो बड़ा उसमें से छोटा माइनस कर दीजिए. यानी अपोजिट टर्मिनल अगर कनेक्टेड है तो इन दैट कंडीशन ये EMF का सम का नहीं आएगा, माइनस आएगा. मान लीजिए कि
दो सेल राइट है और एक सेल लेफ्ट में, एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3, R1, R2, R3। इसका नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा? नेट ईएमएफ का वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 3। यानी जो अपोजिट कनेक्टेड उसको माइनस कर दीजिए, चाहे आप इसको पॉजिटिव लोगे तो इसको माइनस हो जाएगा, डिपेंड करता है बड़ा कौन सा है। रेजिस्टेंस की बात करो, इसका रेजिस्टेंस तो चाहे बैटरी सेम में कनेक्टेड हो चाहे बैटरी अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्टेड हो, रेजिस्टेंस निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। यानी इसका रेजिस्टेंस अगर मान लीजिए R1 था, इसका रेजिस्टेंस R2 था, तो R का वैल्यू R1 प्लस R2 ही रहेगा, चाहे सेल भले ही उल्टा कनेक्टेड क्यों ना। सिमिलरली इस केस में R का वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, चाहे वो सेल सीधा कनेक्टेड हो या उल्टा कनेक्टेड हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके नाउ, तो ये आ गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन जो कि छोटा था। अब आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सीरीज भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ टॉपिक होते हैं जिनका पूछने के चांसेस बहुत होते हैं, उसमें आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, और इस सीरीज वाले से थोड़ा सा इसका डेरिवेशन लंबा भी है, तो हम इसको क्या करते हैं, डायग्राम को एकदम साइड में बनाते हैं ताकि पूरे लिखने में आए। तो हम क्या करते हैं कि एक सेल लिया, दूसरा सेल, और इसको किया क्या कि मान लीजिए एप्सिलॉन 1 R1, एप्सिलॉन 2 R2, दोनों को दोनों सेल पैरेलल में है, तो पैरेलल में हर एक सेल अपना अलग अलग करंट निकालता है। तो मान लीजिए ये वाला करंट निकाला I1 और यहाँ करंट आया आपका I2, तो फाइनली यहाँ पे मान लीजिए कि नेट करंट कितना I मान लिया। ओके, यानी दो पैरेलल में कनेक्टेड था, I1 I2 करंट निकाला एंड नेट करंट आपका I आ गया। सो इस केस में करंट वाला लगेगा कि I1 प्लस I2 किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर। तो जो थियरी है कि लेट अस कंसीडर टू रेजिस्टेंस ऑफ एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, ये तो पोर्शन थियरी पोर्शन लिखा जाता है, वो लिख दीजिएगा। मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ इसके डेरिवेशन से। तो I का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, I1 प्लस I2 के। ओके, नाउ करंट, ये सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस है और करंट है। सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ के बीच, करंट के बीच क्या रिलेशन होता है, हमने अभी इससे पहले निकाला था रिलेशन बिटवीन करंट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखा था वहां पे आया था I1 का वैल्यू एप्सिलॉन 1 माइनस V अपॉन R1। अगर लर्न नहीं है तो पीछे जो डेरिवेशन करवाया हूं मैं आपको, रिलेशन बिटवीन वोल्टेज ईएमएफ, उसको देख लीजिए, उसके लास्ट में डिराइव किया था। I2 तो एप्सिलॉन 2 माइनस V अपॉन R2, ये आ गया करंट का वैल्यू। मैंने सेल के टर्म में करंट का एक्सप्रेशन ये ऑलरेडी डिराइव कर रखा था, सिर्फ हमने उसका वैल्यू प्लेस किया है। ठीक है, वोल्टेज सेम ही रहेगा, क्यों, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में वोल्टेज का वैल्यू आपका सेम होता है। नाउ इसको सेपरेट कर लीजिए, तो एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 माइनस V कॉमन ले लेंगे, तो यहां से आपको क्या आएगा, V अपॉन R1 V अपॉन R2, यानी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, दिस इज I। वोल्टेज को एक साइड कर दीजिए, करंट को स्टैंडर्ड फॉर्मूला लाने के लिए, तो V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, सर यहाँ पे एक और टर्म छूट आएगा, प्लस एप्सिलॉन 2 बाय R2 माइनस एप्सिलॉन 1 बाय R1 प्लस एप्सिलॉन 2 बाय R2, तो एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2, ओके, माइनस I। तो अब क्या कीजिए, इसको इसके डिवीजन में ला दीजिए, तो V का फॉर्मूला आएगा एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2
अपॉन R2 होल डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, माइनस I 1/1/R1 प्लस 1/R2। ओके, ये आ गया। अब सॉल्व करने को तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे, कट करेंगे, लेकिन उसके पहले हम इक्विवेलेंट उसका कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखते हैं इसका हम। वी नो डैट V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर होता है, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिए। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को हम कंपेयर कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, देखिए v के बदले, ठीक है, एप्सिलॉन के बदले में क्या आ रहा है, ये वाला टर्म। इसका मतलब हुआ इन दोनों सेल का नेट जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा, यानी इन दोनों सेल को हटा के अगर एक सेल यूज करना हो तो उसका ईएमएफ वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 होल डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2। दिस इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ। अब इक्विवेलेंट ईएमएफ में इंटरनल रेजिस्टेंस भी आएगा तो जाके पैरेलल काउंट होगा। और अगर इसे कंपेयर करूं तो I के बदले में I है, तो R के बदले में देखिए क्या होगा, इसे कंपेयर करेंगे तो R इक्वल टू 1/1/R1 प्लस 1/R2। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यानी ये ऐसा नहीं है कि जैसे पैरेलल में था कि 1/R1 प्लस 1/R2 कर देंगे, ऐसा नहीं है। 1/1 में 1/R1 प्लस 1/R2, ये निकल गया इक्विवेलेंट। हाँ, अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, जैसे इक्विवेलेंट है, इसका एलसीएम ले लीजिए, ये आपका नेट आ गया। अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है तो इसका एलसीएम ले लीजिए, जैसे R1 R2 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 होल डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2। ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तो एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये आ गया सिंप्लीफाई वर्जन में, ठीक है। सिमिलर वे में इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 1/R1 इंटू R2 एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2, ये चला जाएगा ऊपर, सो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर दो सेल की बात हो रहा हो तो आप डायरेक्टली ये और ये यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर दो से ज्यादा पैरेलल सेल हो, इन दैट कंडीशन सबसे बेस्ट वे में यही होता है कि इस फॉर्मेट में रख दीजिए। जैसे अभी हम n के लिए निकालेंगे कि n सेल अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उस सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो ये था दो सेल के लिए, ठीक है। अगर आपको सिंप्लीफाई करना है देन आप ये करो, और अगर ईएमएफ को सिंप्लीफाई करना है तो ये पोर्शन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू ये याद रखिए। ओके, सो दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। थोड़ा सा थ्योरी ऐड कर देना है इसके थ्योरी रिगार्डिंग की आप क्या क्या कर रहे हैं, दो सेल है, वो रूल होता है, नहीं लिखोगे तो उसके मार्क्स कट जाते हैं। थ्योरी पोर्शंस तो थोड़ा बहुत लिखना ही चाहिए। आपको क्या आता है इससे फर्क नहीं पड़ता है, एग्जामिनर को वो चीजें लिखना पड़ेगा कि हमने आपने क्या एज्यूम किया है, ठीक है। सो इफ n cell are connected in parallel, so if n cell are connected in parallel, तो नेट ईएमएफ का वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन 1/R1 प्लस एप्सिलॉन 2/R2 एप्सिलॉन n बाय Rn होल डिवाइडेड बाय 1/R1 1/R2 1/Rn। सिंपल। अगेन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करो, सो 1/1/R1 प्लस 1/R2 1/Rn। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर n
आपका रेजिस्टेंस जो है, सॉरी n सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर n सेल पैरेलल में कनेक्टेड है तो ये पोर्शन आ जाएगा। ओके, नाउ ये पोर्शन तो यहां हो गया। अब आते हैं सर्किट को सॉल्व करने के लिए। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे अपने को रूल्स एंड रेगुलेशन का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, लॉज के रिक्वायरमेंट्स होते हैं। उसी में सबसे इम्पोर्टेंट लॉ जो है दैट इज कॉल्ड किरचॉफ लॉ। उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थियरीज टू सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। उसके थियरी बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उस पर बेस्ड आते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज किरचॉफ लॉ। किरचॉफ ने दो रूल दिया, ठीक है। एक को बोलते हैं हम जंक्शन लॉ और दूसरा को बोलते हैं लूप। तो पहले हम लूप और जंक्शन ही देख लेते हैं कि लूप और जंक्शन होता क्या है, उसके बाद हम किरचॉफ लॉ पे आते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय जंक्शन? जंक्शन का मीनिंग क्या होता है? जंक्शन का जनरल मीनिंग क्या होता है? जैसे बोलते हैं कि ट्रेन के रेलवे स्टेशन होते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज जंक्शन, लेकिन सारे स्टेशन जंक्शन नहीं होते हैं। जंक्शन का मतलब होता है ऐसा चीज, ऐसा स्टेशन जहां से तीन अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेनें जा सकते हैं या ट्रेनें आ सकती हैं। एक इधर से आया, एक इधर को आया तो इधर को जाएगा, दो डायरेक्शन तो फिक्स ही है, आने का जाने का डायरेक्शन तो फिक्स है, लेकिन अगर थर्ड डायरेक्शन भी है तो वो जंक्शन कहलाता है। यानी मिनिमम 3 डायरेक्शन तो होना चाहिए, मैक्सिमम जितना भी हो, दैट इज कॉल्ड जंक्शन। तो जंक्शन, किसी सर्किट में जंक्शन का क्या मीनिंग है? देखिए, जैसे ये है A B C D E F। किसी सर्किट में जंक्शन का मीनिंग होता है ऐसा पॉइंट जहां से लिस्ट 3 वायर्स मीट कर रहा हो, यानी जहां पे एटलीस्ट 3 वायर्स मीट कर रहे हो। तो देखिए, ये भी बेंड फॉर्म है लेकिन ये जंक्शन नहीं है, ये भी जंक्शन नहीं है, एक आया एक गया, ये भी जंक्शन नहीं, ये भी जंक्शन नहीं है। बट आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 वायर्स जुड़ रहे हैं एक साथ, तो ये जंक्शन होगा, ये पॉइंट भी जंक्शन होगा। मिनिमम 3, मैक्सिमम तो 5 हो, 10 हो, 50 से फर्क नहीं पड़ता है। यानी एक सर्किट में ऐसा पॉइंट जहां से 2 से ज्यादा वायर्स निकले हुए हो, या 2 से ज्यादा वायर्स जहां पे मिलता हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम जंक्शन। और दूसरा आपका होता है लूप। लूप का मतलब होता है क्लोज नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट, ठीक है। लूप का मतलब होता है क्लोज नेटवर्क। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी क्लोज नेटवर्क पॉसिबल हैं वो सारे के सारे लूप कहलाते हैं। मैं इसी सर्किट की बात करूं तो जंक्शन कितना था? 2। कौन कौन सा? B एंड E। लेकिन इसमें लूप 3 है। कैसे? A B E F A। लूप को हमेशा क्लोज किया जाता है। इसमें लूप कौन सा है? तो एक लूप हो गया आपका A से B, B से E, E से F, F से A। हमेशा लूप को क्लोज किया जाता है। ऐसा नहीं A B C D, यानी A B E F नहीं। उसके बाद में फिर से जिस पॉइंट से चलते हैं लूप को दिखाने के लिए वहीं पे एंड करते हैं। एक क्लोज नेटवर्क है, करंट जा सकता है तो क्लोज नेटवर्क है। दूसरा क्लोज नेटवर्क तो ये भी है, देखिए लूप नंबर 2 B C D E B, ये भी एक लूप है, ओके। क्योंकि ये भी क्लोज है, कहीं से ऐसा नहीं कि करंट पास नहीं कर सकता है, करंट पास कर सकता है। एंड एक और लूप है इसमें, दैट इज A B C D E F A। दिस इज द ऑल्सो लूप। एंड ये तीनों अलग अलग लूप है, ऐसा नहीं कि ये सेम लूप है,
ये तीनों के तीनों आपके अलग अलग डिफरेंट लूप्स हैं। ओके, अलग अलग लूप है। तो इसमें ये जो क्लोज नेटवर्क होता है उसको हम बोलते हैं लूप, एंड जो पॉइंट्स होते हैं जिस पे दो से ज्यादा वायर्स आपस में कनेक्ट होता है दैट इज नॉन एज जंक्शन। ठीक है, तो जो किरचॉफ का रूल है वो इन्हीं दो पे बेस्ड है, एक को बोलते हैं जंक्शन रूल और दूसरे को बोलते हैं हम लूप रूल, और जिसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये किरचॉफ लॉ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो समझिए कि 99% श्योर होता है कि ये एक क्वेश्चन तो इस पे पूछा ही जाएगा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसीलिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका किरचॉफ लॉ। ठीक है, देखिए किरचॉफ रूल क्या है। किरचॉफ्स रूल लॉ जो बोलो, किरचॉफ ने दो रूल दिए। पहला रूल को बोलते हैं हम जंक्शन रूल, दैट इज किरचॉफ्स फर्स्ट rule which is also known as junction rule। ये क्या कहता है कि किसी भी जंक्शन पे, जैसे मान लो ऊपर का सर्किट हमने देखा था, ठीक है, किसी भी जंक्शन पे जितना करंट इन होता है उसका सम उस जंक्शन से जाने वाले करंट के सम के बराबर होता है। यानी द सम ऑफ करंट इनकमिंग टू द जंक्शन, यानी जितने भी करंट किसी पर्टिकुलर जंक्शन पे आता है वो उसका सम इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट गोइंग आउट अवे फ्रॉम द जंक्शन, यानी जितना करंट का आता है उसका सम बाहर जाने वाले करंट के सम के हमेशा ही बराबर होता है। सो रूल कहता है द सम ऑफ करंट entering to the junction is equal to the sum of current leaving from the junction। यानी किसी जंक्शन पे जितना करंट आता है वो उसके उसी जंक्शन से जितना करंट बाहर जाता है उसके सम के बराबर होता है। कहने का मतलब कि ये आया मान लीजिए I1, ये आया I2, ये आया I3। ओके, मान लीजिए कि यहाँ पे आ रहा है करंट बाहर I4 एंड ये जा रहा है I5। मान लीजिए कि ये किसी सर्किट का जंक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I, यानी कितना करंट आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, जितना भी करंट आ रहा है उनका सम बाहर जाने वाले करंट के इक्वल होता है। ओके, दिस इज कॉल्ड द जंक्शन रूल। और अगर सिंपल वे में समझिए तो किसी भी जंक्शन पे जितने भी करंट आते हैं उनके सम इज इक्वल टू इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। ठीक है, जिसको हम सिंपलीफाई में जितना भी करंट एरो की ओर है वो यहाँ पे, और जितना भी करंट बाहर जा रहा है वो यहाँ पे। कई बारी एक साइन कन्वेंशन भी दिया जाता है कि जंक्शन पे आने वाले करंट को लेते हैं हम पॉजिटिव और जंक्शन से बाहर जाने वाले करंट को लेते हैं हम निगेटिव। लेकिन जब आप ऐसे लिखिएगा तो फिर ऐसे साइन कन्वेंशन का रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ता है। ठीक है, हमने डायरेक्टली इसका क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। ठीक है, तो फिर हमें उस वाले कंसेप्ट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है।
अब ये जो जंक्शन रूल है दैट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब हुआ कि ये क्या कहता है कि सर्किट में किसी भी पॉइंट पे चार्ज स्टोर नहीं होता है। क्यों? देखिए, इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर हुआ। अगर मान लीजिए इस सर्किट में इस जंक्शन पे चार्ज रुक गया रहता तो क्या ये इसका सम इसके बराबर होगा? नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि जब करंट पूरे सर्किट में फ्लो करता है तो सर्किट में किसी भी जगह पे चार्ज स्टोर नहीं होता है, चार्ज स्टोरिंग नहीं होता है। ठीक है, वो हमेशा ही फ्लो करता रहता है। ऐसा भी नहीं है कि चलो करंट फ्लो कर रहा अचानक से आपने बंद कर दिया तो चार्ज जहां था वह, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यानी ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे कि किसी भी सर्किट में किसी भी पॉइंट पे चार्ज स्टोर नहीं रह सकता है। सो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे बेस्ड है। दिस इज कॉल्ड जंक्शन रूल। और इसका और नेक्स्ट रूल का यूज न्यूमेरिकल में यूज होगा, इसलिए ध्यान से इसका यूज करने का। किसी भी जंक्शन पे जितना भी करंट आए उसका सम उसके आउटगोइंग करंट के बराबर होता है, उससे इक्वेशन निकल जाएगा। ये टाइप का इक्वेशन निकल गया जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करता है। दिस इज द जंक्शन रूल। Now another is loop rule, that is Kirchhoff second rule. Okay, so आते हैं Kirchhoff का second rule। second rule which is also known as loop रूल। इसको हम लूप रूल के भी नाम से जानते हैं। ओके, ये क्या कहता है? पहले स्टेटमेंट देखिए, फिर डायग्राम से वो स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा। द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। करंट एंड रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? वोल्टेज V इक्वल टू आई आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस। दी मतलब रेजिस्टेंस के आगे लिख दोगे तो लगेगा कि है करंट एंड रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट यानी वोल्टेज, प्रोडक्ट एंड करंट ऑफ रेजिस्टेंस इन अ क्लोज loop is always equal to the sum of EMF of cell in loop। यानी किसी भी लूप में करंट एंड रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट दैट इज वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप किसके क्रॉस होगा? रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा। सो करंट एंड रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट यानी वोल्टेज उसी लूप में जो नेट ईएमएफ है उसके बराबर होता है। ठीक है, कहने का मतलब समेशन ऑफ आई इंटू आर, करंट एंड प्रोडक्ट का जो सम होता है वो समेशन ऑफ एप्सिलॉन के बराबर होता है। यानी I1 R1 I2 R2, अगर मैं इसको I करूं कि 1 से लेके n, I1 R1 1 से लेकर के n तक दैट इज I। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 रखूंगा तो I1 R1 प्लस I2 R2 I3 R3, इसका सम क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन 1 के बराबर। यानी I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस ऐसे करके IN RN इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन n के बराबर। लेकिन ये पर्टिकुलर लूप में, जिस लूप में हम सेलेक्ट करेंगे उस लूप में। ठीक है, अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ के साइन कन्वेंशन का यूज किया जाता है।
जिसके बेसिस पे हम सभी सर्किट देखेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि उस पर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, बिकॉज इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सम ऑफ वोल्टेज दैट इज IR इज इक्वल टू सम ऑफ EMF के बराबर होता है। नाउ इसको साइन कन्वेंशन देखते हैं इसका, कि इस रूल के लिए साइन कन्वेंशन क्या है। ओके, ये तो स्टेटमेंट है एंड ये जो रूल है दैट इज बेस्ड ऑन, यानी समेशन ऑफ IR इक्वल टू समेशन ऑफ एप्सिलॉन था दोनों। एक मिनट, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम लिख सकते हैं कि लूप रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, यानी पहला रूल था जंक्शन रूल दैट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड किरचॉफ का जो दूसरा रूल है दैट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इसमें साइन कन्वेंशन देखते हैं, उस बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि IR एप्सिलॉन क्या होता है। सो साइन कन्वेंशन फॉर किरचॉफ लूप रूल। ओके, देखिए साइन कन्वेंशन साइन कन्वेंशन फॉर किरचॉफ्स लूप रूल। अगर ये साइन कन्वेंशन यूज नहीं करोगे तो किरचॉफ का न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं होगा, इसलिए साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, पहला दी प्रोडक्ट ऑफ current and resistance are negative if loop is taken along the flow of current, यानी अगर जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है आपने लूप भी उसी डायरेक्शन में सेलेक्ट किया है घूमने का, तो IR का प्रोडक्ट निगेटिव लेंगे। और इसका ठीक उल्टा, अगर आप लूप जा रहे हो A से B, B से C, C से D एंड करंट फ्लो हो रहा है D से C, C से B, B से A, अपोजिट हो गया, तो इन दैट कंडीशन करंट यानी I और I का प्रोडक्ट जो लेते हैं वो आपका पॉजिटिव लेते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ वाइस वर्सा, मतलब इसका ठीक उल्टा। ओके, एंड दूसरा कहता है दी EMF ऑफ सेल टेकन एज नेगेटिव इफ इन अ लूप नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल come first and it is positive if positive terminal of cell come first। ये दोनों स्टेटमेंट है, इन दोनों स्टेटमेंट का उस पर जो सॉल्यूशन होता है उसे पूरा फुल कंट्रोल होता है। अगर ये स्टेटमेंट में थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो आप किरचॉफ लॉ पे बेस्ड रूल जो क्वेश्चन से सॉल्व नहीं कर पाएगा। अब ये स्टेटमेंट के फॉर्म में हो सकता है कि समझना है, लेकिन एग्जांपल से आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। देख लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। मान लीजिए R1 है, सबसे सिंपल सर्किट ले रहे हैं, उसके बाद में इसका नेक्स्ट हम भी लेंगे, हम जो कि बहुत था कॉम्प्लिकेटेड लेंगे। अब मान लीजिए ये 10 वोल्ट है, ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, ये 5 वोल्ट है। ओके, नाउ ये सारे का सारा किस में है, सीरीज में, चूंकि और करंट कहीं जाएगा ही नहीं, तो सीरीज में कोई एक ही सेल करंट निकालता है,
चाहे ये निकालेगा चाहे ये निकालेगा, सीरीज में करंट डिफरेंट डिफरेंट नहीं होता है। तो ये ज्यादा वोल्ट का है तो मान लेते हैं हम कि ये करंट निकालता आई, रास्ता एक ही है तो इधर भी आई ही होगा इधर भी आई ही होगा। अगर डिफरेंट डिफरेंट होता तो अलग निकलता। ओके, और आगे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। नाउ अब आपको पहले लूप नाम दे दीजिए ए बी सी डी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस कैसे लूप में घूमना चाहते हो, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए घूमना चाहते हो या ए से डी, डी से, ये आप इंडिपेंडेंट होते सिलेक्शन के लिए। आप दोनों में से जो भी आपको सेलेक्ट करना है यू आर इंडिपेंडेंट। तो कैसे होगा, तो देखिए अब हम ले लेते हैं लूप ए बी सी डी। तो ए से बी गया, करंट है रेजिस्टेंस नहीं है तो वोल्टेज नहीं होगा, तो इसको कुछ नहीं हो सकता। बी से सी गया, अभी हमने लूप कैसा लिया है, करंट के डायरेक्शन में। ए से बी कोई रेजिस्टेंस नहीं, बी से सी एक रेजिस्टेंस मिला R2 और करंट कितना है I, यहां आएगा I R2। क्यों, बी से सी लूप है, बी से सी और करंट भी किधर फ्लो हो रहा है, सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस आर नेगेटिव इफ लूप इज टेकन अलोंग द फ्लो ऑफ करंट। तो अब बी से सी करंट भी जा रहा है और हमने लूप भी लिया ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो अपना लूप और करंट का डायरेक्शन सेम हो रहा है, इसीलिए आई और आर का प्रोडक्ट जो हमने क्या लिया, निगेटिव। फिर सी से डी गए, कोई रेजिस्टेंस नहीं, करंट तो होगा ही लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है तो वोल्टेज नहीं होगा। फिर आए डी से ए, फाइनली सॉरी ए बी सी डी, ए लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो डी से ए आया तो फिर एक रेजिस्टेंस मिला जिसमें करंट आई है और ये आ रहा है, और देखिए हम डी से ए जा रहे हैं लूप में और करंट भी क्या है डी से ए, यानी ये भी निगेटिव हो जाएगा, यानी आई आर 1 आ गया। ये दो ही रेजिस्टेंस है इसमें। अब इज इक्वल टू नेट ईएमएफ, सेकंड रूल कहता है कि नेट ईएमएफ के बराबर होता है। तो लूप में कहां गए, ए से बी गए, कोई बैटरी नहीं, बी से सी गए, तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल पहले आया, पॉजिटिव है ना। जब हम बी से सी जा रहे हैं, रास्ता ले रहे हैं, तो सबसे पहला टर्मिनल कौन सा आया, पॉजिटिव। इट इज पॉजिटिव इफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल कम फर्स्ट। तो जब हम लूप में बी से सी जा रहे हैं तो पहला टर्मिनल कौन सा आया, पॉजिटिव, दैट्स व्हाई इसको हम लेंगे पॉजिटिव, यानी 5 लिखेंगे। फिर बैटरी में एक मिला, फिर सी से डी गई, कुछ नहीं बैटरी है, फिर डी से ए आया, तो डी से ए आया तो पहला टर्मिनल कौन सा मिला, नेगेटिव। वो अपने मन से किधर भी नहीं घूम जाना है, लूप जो लोगे, अगर आप लूप ऐसे लोगे तो उसके अकॉर्डिंग चेक करना है। तो मैंने लिया ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। तो जब डी से ए आया तो पहला टर्मिनल कौन सा था, नेगेटिव। इसका मतलब है इसका जो ईएमएफ लेंगे हम नेगेटिव, लिखा गया। लूप रूल के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन आ गया। इसको सॉल्व करना चाहें तो माइनस आई कॉमन ले लीजिए, R2 प्लस R1 इक्वल टू -5, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी I ऑफ R2 प्लस R1 इक्वल टू 5, क्वेश्चन नंबर 1। अगर आगे सॉल्व करना हो तो ये तो खाली मैं इस साइन कन्वेंशन को समझाने के लिए यूज किया था, बिकॉज इस पे तो न्यूमेरिकल अभी बाकी है, और ये साइन कन्वेंशन अगर नहीं है तो इसके न्यूमेरिकल आपको सॉल्व भी नहीं। एक भी नेगेटिव पॉजिटिव चेंज हुआ तो फिर हाँ, आप चाहो तो उल्टा भी ले सकते हो। देखो उल्टा लेंगे तो क्या बनेगा, अगर मेरा मर्जी था कि मैं ए से डी जाऊं, ए डी सी बी ए, कोई दिक्कत नहीं है, ए से डी गया तो करंट किधर हो रहा है, डी से ए, और हम जहाँ किधर है, ए से डी, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव, सो आई R1। फिर हम डी से सी, सी से बी गए तो करंट किधर जा रहा है, बी से सी, और हम घूम किधर रहे हैं, सी से बी, उल्टा हुआ तो उल्टा पॉजिटिव लेते हैं, तो आई R2। पहले हम सिर्फ रेजिस्टेंस ढूंढते हैं, जितना रेजिस्टेंस है, बाकी किसी को काउंट नहीं करते हैं। अब इक्वल टू, अब हम बैटरी ढूंढेंगे, तो ए से डी गया तो क्या आया यहाँ पे, पहला टर्मिनल पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 10 वोल्ट। फिर डी से सी में कुछ नहीं है, सी से बी में एक सेल है जिसमें टर्मिनल क्या आया, माइनस,
तो हम लिखेंगे -5, तो ये कितना हो जाएगा I R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 5। देखिए ये और ये देखिए दोनों सेम है, इसका मतलब हुआ कि हम लूप किधर से भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। हम पे मैं अलग लूंगा, आप अलग ले सकते हैं, लेकिन इक्वेशन सेम आएगा, फॉर्मूलेज सेम आएंगे, आंसर्स सेम आएगा। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन का ये यूज है। अब इसके बेसिस पे जो नेक्स्ट चैप्टर आपके लेक्चर्स होंगे, ठीक है, उसमें हम इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। हो सकता है कि पूरा हाफ एन आवर के आसपास में लग जाए इसी में, बिकॉज इसके बेस न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। तो हम पहले इसके न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर जो आपका वीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, उसका यूज करेंगे, मीटर ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर है, उसको हम प्रोसीड करेंगे। ओके।